ये जाती सर्दियों की एक दिलरुबा सी शाम थी। मौसम कदरे खुश्क मगर खुशगवार था कि इसी असना में एक बाइक सवार मेरे करीब से निहायत आहिस्तगी के साथ गुजर गया। जो ही मेरी नज़र इस पर पड़ी, आंखों में रोशनी सी भर गई। मेरी धड़कनें सांसों का साथ नहीं दे रही थीं और आगे जाना दुश्वार लग रहा था। सो मैंने पलट जाने में ही आफियत जानी और उल्टे कदमों बमुश्किल घर की दहलीज तक पहुंच। घर में दाखिल होने के बाद भी मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। एहदन रफ्ता में किसी के कहे हुए ये अल्फाज मुसलसल मेरा ताकुब कर रहे थे, याद रखना, थोड़ी देर के लिए मिल बैठने वाले ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी के साथी बन जाएं। जब रास्ते जुदा हों तो पिल भर के लिए मिलने वाले मुसाफिरों की यादें भी बेकार हो जाती है। मगर मुझे ऐसा लगा जैसे गुजरे दिनों की बयास किसी तूंदो तेज झोंके से वरक वरक बखर रही हो और मैं हर वरक के ताकुब में भाग रही हूँ। ये उन दिनों की कथा है जब मैं फर्स्ट ईयर की तालबा थी और हमें किराए के मकान में आए कुछ ही रोज़ गुजरे थे। गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी थीं और अब भरपूर अंदाज से पढ़ाई शुरू करना थी। 3 माह तो मैंने खेल कूद में गुजार दिए थे, एक दिन भी किताब को हाथ नहीं लगाया था और अब कॉलेज खुलते ही इम्तिहानात शुरू होने वाले थे। प्रिंसिपल ने वार्निंग देते हुए कह दिया था, जिन लड़कियों के नंबर कम हैं उन्हें मैं सिफारिश पर दाखिला तो दे रही हूँ, लेकिन अगर छुट्टियों के बाद पहले से माही टेस्ट में उन्होंने पास होकर ना दिखाया तो उनका दाखिला मनसूख कर दूंगी। मैं भी उन्हीं मदूदे चंद लड़कियों में से थी जिनका दाखिला इंतहाई तगोदो और सिफारिश पर हुआ था। अब क्या होगा? मैं किताबें खोलती तो सर में दर्द शुरू हो जाता, आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगता और हल्का हल्का बुखार महसूस होने लगता था। आता जाता तो कुछ था नहीं और ऐसी ही कुछ कैफियत मेरी छोटी बहन सनोबर की भी थी, क्योंकि खेल कूद में वो मेरी बराबर की शरीक थी। आखिरकार हम दोनों ने दस्त बस्ता अम्मा जान से अर्ज की कि हमारे लिए किसी ट्यूटर का बंदोबस्त किया जाए जो घर पर ही आकर पढ़ा दे, क्योंकि भाई और अब्बा हमें बाहर कहीं जाकर पढ़ने की इजाज़त देने के हक में नहीं थे और पढ़ाई में मुझे सख्त दुश्वारी का सामना था। हमारे पड़ोस में निहायत शरीफ लोग रहते थे जिनमें फवाद सबसे छोटा था। मैंने फवाद का नाम तो सुन रखा था मगर ये मालूम ना था कि वो इतनी दिलफरेब शख्सियत का मालिक होगा। वो ऐसा सेहर अंगेज इंसान था जिसके सामने दूसरे का वजूद ही मांद पड़ जाता था। इसने भी अभी एफए के इम्तिहानात दिए थे और नतीजे का इंतज़ार कर रहा था। उम्मी का उनके यहाँ आना जाना था, चुनांचे फवाद की उम्मी से जब मेरी पढ़ाई का तज़किरा हुआ तो उन्होंने फवाद से कहा, बेटे, मुख साहिब की बेटी की पढ़ाई में मदद कर दिया करो। अपनी वालिदा के हुक्म पर इसने हामी भर ली और एक रोज़ उम्मी जान ने हमें ये मुजदा सुना दिया कि कल शाम तैयार रहना, फवाद तुम्हें पढ़ाने आएगा। इस बात की इजाज़त वो अबू और भाई से पहले ही ले चुकी थी। वो दिन भी लापरवाही में गुजर गया क्योंकि हमें कॉलेज की मसरूफियात और नाज बर्दारियों से फुर्सत ही कहाँ थी जो फवाद के बारे में सोचती। दूसरे रोज़ हमारे हाथों में किताबें थीं और फवाद साहिब सामने मौजूद थे जो बड़ी संजीदगी से हमें लेक्चर दे रहे थे। वो साथ साथ हमें कॉलेज में पढ़ाई का तरीका और आइंदा के लिए लायहा अमल भी बता रहे थे। ये हमारी पढ़ाई का पहला दिन था। जी में आई के कुछ शरारत करे, मगर फवाद साहिब इस कदर यकसुई और मतानत का पैकर थे कि मजाल है जो अपनी संजीदा गुफ्तगू में कोई ऐसा खला छोड़ें जहां हम अपनी ज़रा सी भी शोखा गुफ्तार से काम ले सकें। वो तो बड़े रूखे इंसान मालूम होते थे। रोज़ ठीक शाम 4 बजे आ जाते और पढ़ाई के सवा उधर उधर की एक बात भी जुबान पर ना लाते। अब ये हमारा रोज़ का मामूल बन चुका था। वो हमें पढ़ाते जाते और उनकी सबक आमोज़ बातें हमारे दिल और जान पर असर करती जाती। वक्त का पंछी उड़ता रहा और देखते ही देखते 3 माह गुजर गए, मगर फवाद की संजीदगी का वही आलम रहा। उधर हमारे हालात ये थे कि हमें कॉलेज जाने के बजाय अब इस पढ़ाई के वक्त का शिद्दत से इंतज़ार रहने लगा था। हम कब तक अपने आप से लड़त, खुसूसन जब सामने वाला इंसान हद दर्जा खूबसूरत भी हो। चुनांचे कुछ दिनों से हमें अपने एहसासात और जज्बात पर अपनी गिरफ्त ढीली होती महसूस होने लगी। दिल मुसलसल मजबूर कर रहा था कि कोई तो ऐसी बात हो जिसकी ताजगी वो भी महसूस करे। तब एक दिन यूं ही शरारतना मैंने अपनी नोटबुक पर, जिसमें अंग्रेज़ी का तर्जुमा करना था, कुछ ऐसे अशार लिख दिए जिनमें अपने जज्बात की तर्जुमानी की कोशिश की गई थी। नोटबुक के इस सफ़े पर नज़र पड़ते ही उनके माथे पर बिल पड़ गए और वो गोया हुए, कुछ दिनों से मैं आपके रवैये में तब्दीली महसूस कर रहा हूँ। क्या बात है, पढ़ने में दिल नहीं लगता? किया खुदा का शुक्र है आपने कुछ महसूस तो किया, मैंने ज़ेरे लब गुनगुनाया। ये सुनकर वो और ज़्यादा संजीदा होकर बोले, आपको अपनी स्टडीज़ का ख्याल होना चाहिए, ऐसी फजूल बातों से आप अपना ही नुकसान करेंगी। जी सर,
मैंने अनजान बनकर मासूमियत से उनकी तरफ देखा और बमुश्किल मेरे गिले से यही एक हल्की सी आवाज़ निकल सकी। वो सरतापा हमें अपनी बुर्दबार शख्सियत का असीर कर चुका था और हमारे रोज़ और शब का चैन और सुकून छीन चुका था। वो हमें सिर्फ बेकार बातों में ना उलझने का मशवरा देकर चला गया था। अब मैं अक्सर सोचा करती थी कि ये सब कैफियत सिर्फ मेरी तरफ ही हैं या वो वाकई पत्थर का बना है। वो कोई उम्र रसीदा बुजुर्ग भी नहीं थे, हमसे बमुश्किल 2-4 साल ही बड़े होंगे, लेकिन रोब ऐसा था जैसे हमसे कई बरस बड़े हों। कुछ और दिन गुजर गए, हमने खुद को बहुत समझाया मगर अपनी बाली उम्र और अलबेली सोचों पर काबू ही ना पाती थी। ये शख्स जाते हुए जैसे हमारी धड़कनें भी अपने साथ ले जाता था और फिर भी हर बात से बेखबर रहता था, न जाने ये कैसा बेखबर था। मगर हमने भी हार नहीं मानी, क्योंकि हारना तो हमने सीखा ही ना था। चुनांचे एक रोज़ इसके जाते वक्त मैंने एक कापी उसके हाथ में थमा दी, जिसमें दरअसल मेरे दिल का हालजार रकम था और जिसकी आखिरी सत्रों में मैंने इससे दोस्ती करने की इल्तिजा की थी। मैं लड़के और लड़की की दोस्ती के हक में नहीं हूं, और बिलफर्ज अगर दोस्ती कर भी लूं तो तुम कहाँ तक मेरा साथ निभाओगी? क्या सुबह और शाम वक़्ता पार्कों और होटलों के चक्कर काटोगी? लिहाजा आइंदा ऐसे इरादों को अपने दिल में जगह मत देना। फवाद अगर किसी से दोस्ती करता है तो फिर इसे दिल से लगा लेता है, ये इसका जवाब था। ये अल्फाज थे कोई सहीफा जो आज भी मुझे इसी तरह याद है। इस वाक़ये के बाद फवाद कुछ दिनों के लिए पढ़ाने नहीं आया। अब तो हम खूब पछताए और हमें उदासियों के घटा टोप अंधेरों ने आन घेरा। हम माउंबे आप की तरह तड़पते थे और किताबों में जी हरगिज़ नहीं लगता था। इस कदर बेएतनाई और ऐसी नख़वत खुदा किसी को ना दिखाए। चुनांचे हमारे मुसलसल इसरार पर उम्मी जान, जिन्हें हमारी पढ़ाई बहुत अजीज थी, दोबारा उनके घर गईं तो फवाद ने वक्त ना होने का बहाना कर दिया। लेकिन हमने भी उम्मी का पीछा न छोड़ा, लिहाजा अपनी वालिदा के हुक्म पर वो एक बार फिर हमारे सामने मौजूद था। हमारे दरमियान एक सर्द जंग का समा था। हमने निहायत बादब होकर गुजारिश की, सर, हमें मुआफ़ कर दीजिए और खुदारा हमारे फाइनल इम्तिहानात तक हमें पढ़ा दीजिए। शायद अब की मौजूदगी हमारी कामयाबी का जीना बन जाए। फवाद ने तंजना कहा, बैसाखियों के सहारे इंसान चल तो सकता है मगर दौड़ नहीं सकता, ये बात याद रखिएगा। बहरहाल अब की नाकामी मुझे मंजूर नहीं। यूं पढ़ाई का टूटा हुआ सिलसिला एक बार फिर चल निकला, लेकिन अब वो काफ़ी बेतकल्लुफ़ और दलेर होकर हमसे बात कर लिया करते थे। हमारे इम्तिहानात की तारीख आ चुकी थी। एक रोज़ पढ़ाते पढ़ाते वो यूं गोया हुए, मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ चुका है और अब मुझे MBA करना है, जिसमें मेरा दाखिला भी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि खुदा आपको भी कामयाब करेगा। और हाँ देखो, जिंदगी में कभी परेशान नहीं होते और हमेशा मेहनत पर यकीन रखते हैं। ये अल्फाज सुनते ही आंसू मोतियों की मानिंद मेरी आंखों से बह निकले। मुझे आसपास के माहौल का कोई इदराक न रहा और बेसाख्ता मेरी जुबान से निकला, फवाद, क्या मालूम हम आपको याद भी रहेंगे या नहीं। उन्होंने जवाब दिया, देखो भाई, एक तो जिंदगी में काम इतने होते हैं कि कोई किसी को याद नहीं रख सकता, फिर इतने सारे लोग जिंदगी में आते और मिलते हैं, आदमी किस किस को कहाँ तक याद रखे। उन्होंने इतनी आसानी से ये सब कह दिया कि मैं बेइख्तियार रो पड़ी। इसके बाद फवाद हमसे जुदा हो गया। वो अपने बेहतर मुस्तकबिल और आला तालीम के लिए दूसरे शहर जा रहा था और हम बस देखते ही रह गए। इस रोज़ इसने हस्ब मामूल कुछ नसीहतें की और फिर एक कागज़ का टुकड़ा भी दिया, जो बाद में मेरी तन्हाइयों में मुझसे हम कलाम होता रहा। इस पर लिखा था, मैंने कड़ी शर्तें भला कर आखिर आपको अपना दोस्त मान ही लिया है। जिंदगी में जब भी जहां भी ज़रूरत पड़े, ये बंदा आपको हमेशा एक मुखलिस दोस्त की तरह ही मिलेगा। इसके बाद वो कभी ना आया। हम बहुत दिन उदास और परेशान रहे। कभी कभार हुआ कि दोष पर उसकी कोई उड़ती उड़ाती खबर मिल जाती तो दिल को वक्ती सा सुकून आ जाता। वक्त गुजरता रहा और शिद्दत जज्बात पर वक्त की ओस पड़ती रही। फिर वो दिन भी आया जब हमने किराए का वो मकान छोड़ दिया और इसी महल्ले में हमारा अपना ज़ाती घर तामीर हो गया। मेरे ग्रेजुएशन करने के बाद घर वालों ने मेरी शादी कर दी और अब मेरा एक बेटा भी था। इसी दौरान मुझे अपने आबाई घर आने का इत्तेफाक हुआ तो बातों बातों में फवाद का जिक्र चल निकला। पता चला कि वो MBA करने के बाद इसी शहर के एक आला इदारे में अच्छे उहदे पर फाइज हो चुका है। ये सब मालूम होने पर मैंने सोचा, फवाद, तुम वाकई एक बहुत अच्छे इंसान थे, जबकि मैं तो इस वक्त नासमझी की उम्र में थी।
अगर तुम मेरे इस नापुख्ता ज़हन में झूठी सच्ची मोहब्बत का अफसाना बिठा देते तो ऐन मुमकिन था कि हम दोनों किसी गलत रविश पर चल निकलते और यूं हम दोनों का मुस्तकबिल तारीख हो जाता। इस तज़किरे को अभी दूसरा ही दिन था कि मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ा और फिर चंद कदम आगे ही दौर से मुझे मोटर साइकिल पर फवाद आता दिखाई दिया। इसके कहे हुए पुराने अल्फाज मेरे कानों में गूंजने लगे और मेरी एक अजीब सी सहर अंगेज हालत हो गई कि हम जिसको दोस्त बनाते हैं फिर इसे अपने दिल से लगा लेते हैं। मेरे गुजरे हुए जज्बों ने जब मुझे एक गहरी नज़र से देखा तो इसकी ये बात मुझे पानी पानी कर गई और मैंने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया कि अगर मैं पागल थी भी तो वो पागल नहीं हुआ था। ये अच्छा ही हुआ, वरना आज जब मैं एक ऐसे इंसान की बीवी हूं जो मुझसे बेपनाह प्यार करता है तो मैं इसकी नज़रों में किया रह जाती। ये नसीहत उन तमाम लड़कियों के लिए है जो फरेबी लोगों के हाथों अपनी कम उम्री में खिलौना बन जाती है। जिंदगी में आने वाला हर शख्स वाकई जिंदगी का साथी नहीं हो सकता और हर मिलने वाला इंसान फवाद जैसा मुखलिस नहीं हो सकता।